हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं NCERT साइंस क्लास 8th का जो 15वां चैप्टर है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। जैसा कि आप स्क्रीन पर चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक देखने के बाद में अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए अच्छा साबित हुआ है या आपकी स्टडी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में आपकी सहायता करता है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में। बात करते हैं इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में। आशा करता हूं पिछले जो वीडियो आप लोगों को सॉल्यूशन के मिले, यानी अभ्यास प्रश्नों के जितने भी चैप्टर के वीडियोस मिले हैं, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हमें देखना है उसको जिसे हम आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक का पैमाना है, इसको हम आसानी से आवेशित कर सकते हैं। इसका उदाहरण भी आप लोगों को पता होगा। तांबे की छड़ को आवेशित कर सकते हैं, फूले हुए गुब्बारे को आवेशित कर सकते हैं, लेकिन ऊनी वस्त्र को आवेशित नहीं कर सकते। ये ऊनी वस्त्र दूसरी वस्तुओं को आवेशित करता है। देखो, मैं बताता हूं आप लोगों को कि प्लास्टिक का पैमाना है, इसको हमने हमारे सिर में, मान लो बाल सूखे हुए हैं, उस स्थिति में अगर सिर पे रगड़ के और किसी छोटे छोटे तिनकों वाली स्थिति में, यानी छोटे छोटे तिनके पड़े हो घास फूस के या कोई कागज के टुकड़े हो, उसके पास ले जाएंगे तो ये क्या करता है, इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तांबे की छड़ में विद्युत धारा का प्रवाह होता ही है। फूला हुआ गुब्बारा बिल्कुल आवेशित होता है। मैंने बताया था कि जब दो गुब्बारों को अपन ऊनी वस्त्र से या रेशमी वस्त्र से रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाते हैं, और जब दोनों गुब्बारों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं और पास में लाने की कोशिश करते हैं तो ये पास में नहीं आते हैं, ये दूर भागते हैं। और ऊनी वस्त्र आवेशित नहीं होते, दूसरी वस्तुओं को आवेशित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे इसका? सही आंसर हो जाएगा ऊनी वस्त्र, ग घड़ी वाला, ग। चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं। और चौथा है, छड़ ऋणावेशित हो जाती है और कपड़ा धनावेशित हो जाता है। यहाँ पर हमें देखना यह है, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि कांच की छड़ को जब अपन किसी कपड़े पर रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है, और जैसे ही किसी आवेशित गुब्बारे के पास ले जाते हैं तो गुब्बारा उससे दूर भगता है। यहाँ पर हमें देखना यह है कि जब हम ऐसा करते हैं, रेशम के कपड़े के इसको रगड़ते हैं, तो क्या छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित हो जाते हैं, या छड़ धनावेशित या कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, या छड़ तथा कपड़ा दोनों ही ऋणावेशित हो जाते हैं, या छड़ ऋणावेशित हो जाती है, कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, छड़ जो होती है वो धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। छड़ कैसी हो जाती है? छड़ तो हो जाती है धनावेशित और कपड़ा हो जाता है ऋणावेशित। इसीलिए तो कपड़े में तो कोई अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन वो छड़ क्या करती है, किसी भी वस्तु की तरफ उसको ले जाते हैं तो वो प्रतिकर्षित करती है। अब दूसरी वस्तु भी क्या होनी चाहिए? आवेशित तो होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं तीसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टीका और गलत के सामने एफ का चिन्ह लगाना है, ये लिखना है हमें। अब देखिए, जैसे पहला है इसका, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये तो गलत है, नहीं करते, तो एफ आ जाएगा। दूसरा देखिए, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है, बिल्कुल करती है। तीसरा है, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, नहीं, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा करता है, ये सही है, लेकिन लिखा हुआ ये गलत है। लिखा हुआ क्या है, अगर ये नहीं यहाँ नहीं होता मान लो तो फिर सही था, ये अब गलत हो गया। यानी तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा करते हैं, अब यहाँ पे नहीं करते हैं ऐसे लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, एफ। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, नहीं, भूकंप की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मौसम विभाग की जरूर जानकारी मिल सकती है कि आने वाले कुछ घंटों में आंधी तूफान बारिश कहाँ कहाँ होने वाली है, बाकी भूकंप की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अभी जैसे राजस्थान के कुछ इलाकों में झटके महसूस हुए हैं, तो उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये चारों इसके प्रश्न देख लिए। एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कैसे करते हैं, आप लोग छड़ चुंबक कक्षा 6 में पढ़े होंगे कि छड़ चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, उन समान ध्रुवों में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब सजातीय आवेश मतलब एक समान आवेश, और समान आवेश में तो प्रतिकर्षण होता है। जैसे छड़ चुंबक में आपने देखा होगा, एक एस सिरा होता है, एक एन सिरा होता है। अब दूसरी चुंबक के भी, इसका भी एन सिरा और इसका भी एन सिरा, दोनों को अपन पास पास लाएंगे तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो यहाँ पे भी यही बात है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं करते हैं। अगर ये नहीं होता यहाँ पे तो ये सही हो जाता, लेकिन अगर इसको राइट अपन देखें तो राइट ये होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है, बिल्कुल करती है, ये टी लिख दिया। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा करता है, यहाँ नहीं करता है तो गलत हो जाएगा। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, नहीं की जा सकती, तो ये एफ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। चौथा प्रश्न है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले बात तो ये कि सर्दियों में जब अपन स्वेटर को उतारते हैं तो ये चट चट की ध्वनि सुनाई देती है या नहीं, अगर देती है तो क्यों देती है, इसका कारण क्या है, ये प्रश्न ऐसे पूछना चाह रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। देखो, जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाता है, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक आवेशों के इकट्ठा होने की वजह से चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना होती है। तड़ित के बारे में आप जानते होंगे कि जब जमीन के आसपास पॉजिटिव आवेश स्थित हो जाता है, बादलों के नीचे पॉजिटिव आवेश, ऊपर नेगेटिव आवेश हो जाता है स्थित। अब यहाँ पर जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई तो वायुमंडल से निकल के ऊपर जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो यहाँ पर क्या होती है, चिंगारियाँ उत्पन्न होती है। यही तो होता है तड़ित, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा। देखिए, ये जो परिघटना है आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है कि चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है। तो ध्यान दीजिए, जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाते हैं, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक आवेश के इकट्ठा हो जाने से चट चट की ध्वनि आती है। आवेश बहुत ज़्यादा अधिक इकट्ठा हो जाता है और अधिक आवेश की उपस्थिति में चिंगारियाँ दिखाई देती है, चट चट की आवाज़ आती है। और वास्तव में बात करें तो ये किसके समान परिघटना है, तड़ित के समान ही परिघटना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। बिल्कुल आवेश खो देती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा
बुक में वो ये क्रियाकलाप की एक जार लेते हैं। जार पारदर्शी होना चाहिए, उस पर जार पर एक गत्ते का कवर लगा देते हैं, फिर इसमें एक छेद करते हैं, बीचों बीच छेद में एक धातु की पत्ती लगा देते हैं और इसमें धातु की पत्ती लगाने के बाद में इसमें क्या करते हैं, 2 एल्यूमिनियम की पट्टियां लगा देते हैं, इसमें पिरो देते हैं। इनकी साइज होती है एल्यूमिनियम की पट्टियों की 4x1, 4 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी। इस साइज की पट्टियां लगा के और यहाँ थोड़ा दूर दूर इसमें लटका देते हैं। अब जैसे मान लो किसी रिफिल है, खाली रिफिल को अपन सिर में रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है। अब उस रिफिल को अपन यहाँ टच करते हैं इस धातु की पट्टी के ऊपर, तो इसमें से आवेश अंदर आता है। और देखो आवेश कैसा है, एक समान है, तो समान आवेश यहाँ से किस में आएगा, इन दोनों पट्टियों में आएगा। और समान आवेश क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये दोनों पट्टियां, ये इधर की तरफ खिसकेगी, ये इधर की तरफ खिसकेगी। और जब तक इस पट्टी को आवेश रहित नहीं किया जाएगा तब तक ये दूर रहेगी। और जैसे ही हम यहाँ जहाँ हमने रिफिल लगाई थी ऊपर की तरफ, यहाँ पर अगर अपन हाथ टच करते हैं तो इसका जो आवेश होता है हमारे शरीर से होते हुए कहाँ चला जाता है, जमीन में चला जाता है। इसलिए ये दोनों वापस पास में आ जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कि यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर से होकर पैरों की सहायता से पृथ्वी में चला जाता है और आवेशित वस्तु अनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और मिल गया आप लोगों को, आंसर मिल गया प्रश्न का कि भूसंपर्कण क्या होता है, ये मिल गया आपको। भूसंपर्कण क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को मिला है। और यहाँ से ये परिभाषा भी बन सकती है कि भूसंपर्कण क्या होता है, तो आप लोग इसको भी यहाँ से याद कर लीजिएगा कि देखो भूसंपर्कण क्या होता है। ठीक है भाई, प्रश्न ये पूछ रहा था कि आवेशित वस्तु को जैसे ही अपन छूते हैं तो छूने पर ये अपना आवेश खो देती है। इसका कारण क्या था, इसका कारण यही था कि जैसे ही किसी वस्तु को, मान लो कोई ये वस्तु है, आवेशित वस्तु है, इसको अपन हाथ से छुएंगे तो इसका आवेश हमारे हाथ से, हमारे शरीर से होता हुआ पैरों से कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। अब आवेश ही चला गया तो ये बिना आवेश रहित हो जाती है, इसलिए आवेश खो देती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। हमें उस पैमाने का नाम लिखना है जिस पर भूकंप की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? देखो इसमें प्रश्न पूछ लिया बड़ा सारा, लेकिन आंसर छोटा सा ही है। सबसे पहले तो उस पैमाने का नाम लिखना है जिस पर भूकंप की विनाशी ऊर्जा मापते हैं। फिर इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकता है? क्या इससे अधिक हानि हो सकती है? तो इसका आंसर देखिए बिल्कुल शॉर्ट में, रिएक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। प्रश्न जो पूछा था यहाँ से यहाँ तक का, उसका आंसर आप लोगों को मिल गया है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। दूसरा था कि इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी से रिकॉर्ड किया जा सकता है? भूकंप लेखी से, सिस्मोग्राफी से? तो हाँ, इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिर आगे था क्या इससे अधिक हानि होगी? नहीं, इससे अधिक हानि नहीं होगी, क्योंकि जब चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि अगर किसी भूकंप की तीव्रता या विनाशी ऊर्जा पैमाने पर 7 से कम है तो वह ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, लेकिन अगर तीव्रता 7 से अधिक है तो वह जन धन की हानि जरूर करेगा और बहुत विनाशकारी भी हो सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को मिला। पैमाने का नाम मिल गया, रिक्टर पैमाना। भूकंप की माप 3 है तो उसे भूकंप लेखी में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। और ये
अधिक हानि होगी, अधिक नहीं होगी, कुछ थोड़ी बहुत हानि जरूर होगी। बाकी अधिक हानि तो अगर रिक्टर पैमाने पर 7 से ऊपर की तीव्रता आ रही है तब होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। भाई किसी तड़ित की स्थिति में आप वहां पे हो तो कौन कौन से 3 उपाय करोगे, उनके बारे में आप लोगों को यहाँ बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लें। यदि हम वाहन में हो तो वाहन के खिड़की और दरवाजे बंद कर लें। खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर बैठ जाएं। जैसे डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा, साधारण भाषा में जिसको उकड़ू कहते हैं, वैसे बैठ के और गर्दन को घुटनों के ऊपर रख के और ऐसे बैठ जाना चाहिए, सिमट के बिल्कुल जमीन पर। अगला देखो, विद्युत तारों तथा धातु की चीजों को न छुए। हमारे घर में विद्युत धारा के जो तार हैं लाइट के, उनको न छुएं, और विद्युत की जो भी चीजें हैं उनको छूना नहीं चाहिए, और स्नान न करें। तड़ित की स्थिति में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल जो होता है विद्युत धारा का चालक होता है। तड़ित मान लीजिए उसके संपर्क में आ जाता है तो आपको भी समस्या हो सकती है, दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। तो इस प्रकार तड़ित से अपनी सुरक्षा के ये 4 उपाय हैं। वैसे 3 पूछे थे, 4 अपन ने देख लिए। वाहन में हो तो खिड़की दरवाजे बंद करो, खुले स्थान पर हो तो जमीन पर सिमट कर बैठ जाओ, विद्युत तारों और धातु की चीजों को मत छुओ, और स्नान मत करो। अगर ये सावधानी बरतोगे तो हम तड़ित से बच सकेंगे, नहीं तो हम तड़ित के चपेट में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारा द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। भाई अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम 2 गुब्बारे में हवा भर के और किसी ऊनी वस्त्र या रेशमी वस्त्र से रगड़ के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वे एक दूसरे की तरफ नहीं आते, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ऐसे इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। जैसे ही अपन पास लाने की कोशिश करेंगे, फिर से ये इधर बाहर भागने की कोशिश करेंगे। भाई इनमें इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि समान आवेश इनके पास है, तो समान आवेश के कारण ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। जबकि अनावेशित गुब्बारा, मान लो ये तो क्या है, आवेशित है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी चार्ज इस पे होगा, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं चार्जलेस। अब दोनों को अगर पास पास लाने की कोशिश करते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, अट्रैक्शन इनमें हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अभी मैंने बताया जिनमें समान आवेश होगा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। आवेशित वस्तु जो होती है अनावेशित वस्तु को या विपरीत आवेश वाली वस्तु को आकर्षित करती है, इसलिए अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। अनावेशित गुब्बारा जो होता है दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा। वैसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जैसे मान लो किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। अगर मान लो किसी पे दोनों पे ही पॉजिटिव है, किसी पे दोनों पे ही नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। अब मान लीजिए एक तो आवेशित है, उस पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक अनावेशित है। अब इस अनावेशित की तुलना दोनों से करेंगे तो दोनों में क्या होगा, इसका तो आकर्षण होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, 19वां प्रश्न है, चित्र की मदद से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। डायग्राम के थ्रू ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए, एक खाली बोतल को बड़े से गत्ते से ढक दें, फिर गत्ते के बीच में छेद करें, फिर इसे चित्रानुसार पेपर क्लिप खोलें। इसके बाद 4x1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टियों को पेपर क्लिप पर चित्रानुसार लटकाएं। ये पट्टियां जो होगी किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी। अभी मैंने आप लोगों को समझाया भी था और अभी और समझा दूंगा।
फिर उसे गत्ते के अंदर लंबवत डाल दें। इसके पश्चात आवेशित रिफिल को पेपर क्लिप के सिरे पर स्पर्श करें। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग इस परीक्षण के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। भाई नाम याद रखना है आप लोगों को कि जिस युक्ति के द्वारा आवेश की गणना की जाए या आवेशित वस्तु की पहचान की जा सके, उस युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी कहते हैं। इसको जरूर देखिएगा आप लोग। इसकी परिभाषा भी आप लोगों को यहाँ पे मिल गई है और इसका जो क्रियाकलाप है वो भी आप लोगों को मिल गया है। तो इसको जरूर देखिए कि विद्युतदर्शी क्या है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है विद्युतदर्शी क्या है, तो वहां से भी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका जो चित्र है वो कैसे बनेगा और कैसे आप इसको समझोगे। वैसे मैंने समझाया है अभी अभी, फिर भी एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु का आवेश का पता करने के लिए जो युक्ति है उसके बारे में डिटेल तो मैंने आप लोगों को अभी बताई। अब मैं डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले तो क्या करना है, एक कोई डिब्बा लेना है, टिन का डिब्बा या कोई प्लास्टिक का डिब्बा जो पारदर्शी हो, उसमें हमें पता चले कि उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और इस पात्र को या इस डिब्बे को खाली होना चाहिए। इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक गत्ता लगा देते हैं। गत्ता इतना बड़ा हो कि डिब्बे के अंदर नहीं जाए, डिब्बे के बाहर इसके ऊपर जब मुंह पर रखें तो ये रुक जाए। अब क्या करते हैं, इस गत्ते के बीचों बीच वाला हिस्सा जहां इस पात्र के बीच में रह रहा है वहां पे एक छेद करते हैं और उस छेद से एक पेपर क्लिप को अंदर की तरफ इस प्रकार प्रवेश करा देते हैं। ऐसे जे आकार में प्रवेश करा देते हैं। इस स्थिति के बाद में देखो, प्रवेश कराने के बाद में हम 2 एल्यूमिनियम की पट्टियां लेते हैं और एल्यूमिनियम की पट्टियों को, उनकी साइज होगी 4 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी। तो 4 × 1 सेंटीमीटर इनकी साइज होगी। किनकी? एल्यूमिनियम की 2 पन्नियों की। एल्यूमिनियम की पन्नियों को काटेंगे और 4 × 1 सेंटीमीटर की साइज में रखेंगे और इनको देखो स्वतंत्रता पूर्वक इसमें इस जो क्लिप है, ये अपन ने क्लिप लगाई है लोहे वाली पेपर पिन, इसमें स्वतंत्रता पूर्वक हम इनको पिरोकर लटका देंगे। अब एक रिफिल लेंगे और उस रिफिल को क्या करेंगे, सिर पर रगड़ेंगे। सिर पर रगड़ने के बाद में क्या हो जाएगी, वो आवेशित हो जाएगी और उस आवेशित रिफिल को हम यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो लोहे की धातु की पट्टी यानी पेपर क्लिप जो जा रही है, इसके इस सिरे पर टच करते हैं। टच करते ही क्या होगा भाई, उस रिफिल का आवेश इस पट्टी में आएगा। क्या? धातु की पट्टी में या क्लिप में, लोहे की जो पेपर क्लिप है उसमें, और इसमें आकर वो आवेश कहाँ जाएगा, इन दोनों एल्यूमिनियम की पट्टियों में जाएगा। जैसे ही आवेश इनमें जाता है, ये दोनों पट्टियां एक दूसरे को दूर भगाती है, यानी इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि उस वस्तु में या ये जो रिफिल थी इसमें आवेश था। अब आवेश पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एक ही प्रकार का था। और ये जो आवेश था, ये आवेश क्या है, जैसे ही इस पट्टी के टच करते हैं ये इसमें होता हुआ अंदर जाता है और दोनों एल्यूमिनियम की पट्टियों में ये चला जाता है। अब एल्यूमिनियम की पट्टियों में जो आवेश आया एक समान था और हमने पढ़ा है कि समान आवेश जो होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। यह एक आवेश रहित हो और एक पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी चार्ज हो तो वो उनमें भी क्या होगा, आकर्षण होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, हम साफ देख रहे हैं। तो जैसे ही आवेश आता है पट्टियां दोनों दूर भाग जाती है। अब हम मान लीजिए यहाँ पे जैसे इस पेन इसको रिफिल को हटा के और यहाँ पे हम हमारा हाथ टच करते हैं, हाथ टच करते हैं तो ये आवेश क्या होता है, हमारे शरीर से आते हुए हमारे पैरों से होता हुआ जमीन में चला जाता है। आवेश जैसे ही बाहर जाता है, इससे ये जो पेपर क्लिप होती है कैसी हो जाती है, आवेश रहित हो जाती है। और आवेश रहित होते ही ये दोनों जो पट्टियां हैं अपने पास आ जाती है। तो इस प्रकार इस उपकरण का, इस सारे उपकरण का हम किसी भी वस्तु का
आवेश ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे कि पता लगा सकते हैं कि वो आवेशित है या नहीं है, इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न जो है इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल, जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ एग्जाम्पल करके एक्टिविटी करके बताया, तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं 10वें प्रश्न को। भारत के उन 3 राज्यों या प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। देखिए, जैसे राजस्थान है, कश्मीर है, कच्छ का रण है जो गुजरात में है। ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। और अभी 1-2 दिन पहले जो भूकंप आया उसके झटके राजस्थान के इलाकों में, कश्मीर के में और कच्छ के रण में भी महसूस किए गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं। मान लीजिए आप कहाँ हो, घर से बाहर हो और भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे। यानी आप लोगों ने चैप्टर में जो पढ़ा है कि घर से बाहर होते हैं तो हम क्या सावधानियां बरतें, उन सावधानियों को यहाँ लिखना है। तो देखते हैं एक एक सावधानी को। यदि हम घर से बाहर हैं तो और भूकंप के झटके लगते हैं तो हम कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, उन सावधानियों के बारे में यहाँ 2 सावधानियां दी हुई है। दोनों सावधानियों के बारे में हम बात करते हैं। देखो, यदि भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से पास हैं तो हम उनसे दूर रहेंगे और खुले स्थानों को ढूंढकर धरती पर लेट जाएंगे। भूकंप के झटके आ रहे हैं, उस स्थिति में भवन, वृक्ष और ऊपर जाती विद्युत लाइनों के जो तार हैं उनसे दूर रहेंगे। खुले स्थानों पर जाकर हम धरती पर लेट जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि भूकंप के झटके होंगे तो दूसरी सावधानी हम क्या करेंगे कि यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं जाएंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। ये 2 सावधानियां हम बरतेंगे तो हम भूकंप से क्षतिग्रस्त होने से बच जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला 12वां प्रश्न है कि मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे, व्याख्या कीजिए। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाया है इसको कि मौसम विभाग ने क्या किया, भविष्यवाणी कर दी कि किसी निश्चित दिन तड़ित और झंझा आएगा और जिस दिन तड़ित और झंझा की संभावना है, मान लीजिए उसी दिन आपको कहीं बाहर जाना है तो आप छतरी लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, व्याख्या करनी है इस चीज की। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, हम छत्ता लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे। यदि मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि तड़ित झंझा की संभावना है तो उस दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है, छतरी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि तड़ित झंझा एक प्रकार का विद्युत विसर्जन है और छाते की ठंडी धातु की बनी होती है। भाई छाते की डंडी जो होती है जिसको हम पकड़ते हैं वो डंडी किसकी होती है, धातु की होती है और इसीलिए तड़ित उसके पाए पर आघात कर सकती है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। भाई अपन छाता लेकर जा रहे हैं तो देखो ये जैसे छाता ये है, ये छाता है, तो इस छाते की जो यहाँ से पकड़ने वाली लोहे की डंडी लगी रहती है, जो डंडी लगी रहती है वो किसकी होती है, लोहे की हो सकती है क्या होती है, लोहे की। अब लोहे का प्रतीक Fe है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मान लीजिए जैसे ही तड़ित और झंझा अपने ऊपर अटैक करता है या हम उसकी चपेट में आते हैं तो इस धातु की जो छड़ी है या डंडी है इसके छाते के ऊपर भी निकली रहती है। अब इसके संपर्क में जैसे ही वो आवेश आएगा तड़ित झंझा का तो ये क्या करेगा, आवेश नीचे आएगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर मान लो हाँ ऐसी युक्ति अपन छत पे लगाते हैं या किसी जगह पे लगाते हैं तो वो लाभदायक हो सकती है क्योंकि वो उसको आवेश को नीचे जमीन में पहुंचा देगी। अब इससे जैसे आवेश आएगा डंडी से, हमने इसको पकड़ रखा है, हम उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। इस प्रकार इस चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर हैं वो सभी प्रश्नोत्तर होते हैं कंप्लीट। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे और
वीडियो को देखने में या प्रश्नों को हल नोट करने में आप लोगों को कोई समस्या आती है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिव्यू दिखा देता हूं सारे प्रश्नों का, आप फिर से इनको देख सकते हैं। पहले प्रश्न से लास्ट तक अभ्यास प्रश्न आ गए। ये पहला प्रश्न रहा, ये दूसरा प्रश्न रहा, दूसरे में 4 प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, तीसरे में भी 4 प्रश्न हैं, इनको देख लीजिएगा आप। चौथा प्रश्न है, ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां प्रश्न रहा तड़ित वाला, ये 8वां रहा, ये 9वां रहा, 10वां, 11वां और लास्ट में आप लोगों को ये मिल जाता है 12वां प्रश्न जिसका आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा और आप लोगों की जो स्टडी है उसको मजबूत भी बनाने में ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि इस चैनल पर प्रश्नोत्तरों का जो सॉल्यूशन वीडियो चल रहा है वो कंप्लीट रेगुलर चल रहा है और उसमें 15वां जो चैप्टर है प्राकृतिक परिघटना वाला, कुछ प्राकृतिक परिघटना वाला, उसके भी आंसर हमें मिल गए हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक आप सब अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।